अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूक्रेन वाला महाज बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और चाइना और रशिया इसके अंदर पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। अभी तक उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई लेकिन बहुत कुछ पहले ही हासिल कर चुके हैं। नेटो के अंदर शामिल मुल्कों में वो दरार डालने में कामयाब हो चुके हैं। ख़ास तौर पर फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े मुल्क, नेटो के बड़े मुल्क अमेरिका से अलग ओपिनियन रखते हुए नज़र आए हैं यूक्रेन के मामले में, जो कि अमेरिका के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। लेकिन उधर मिडल ईस्ट के अंदर भी इस यूक्रेन वाले कन्फ्लिक्ट ने बहुत सौ की नींदें हराम कर दी हुई हैं, ख़ास तौर पर इजराइल की। इजराइल के अंदर एक परेशानी है क्योंकि इत्तेहादी तो वो अमेरिका के हैं, लेकिन अमेरिका का दुश्मन रशिया उनके सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ मिलके इजराइल के बॉर्डर्स के पास खड़ा है चारों तरफ से। ईरान फ़लस्तीन के अंदर है, गज़ा के अंदर ईरान है, ईरान शाम के अंदर है, ईरान लुबनान के अंदर है, और फ़लस्तीन के वो सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप हमास और इस्लामिक जहाद जिन पे कभी अरब वर्ल्ड का हाथ हुआ करता था, लेकिन अमेरिकन दबाव पे अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन के बाद कई अरब मुल्कों ने उनकी सपोर्ट बंद कर दी, तो ईरान के ये और भी ज़्यादा करीब हो गए। ये जो फ़लस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप हैं ये ईरान के और भी ज़्यादा करीब हो गए और पहले से ज़्यादा ताकतवर भी हो चुके हैं। देखें, लास्ट ईयर मई में इजराइल हमास जंग के अंदर हमास के जो खूनख्वार मिलिटेंट विंग है इज़्ज़ादुन अल-कस्साम ब्रिगेड, इसके रॉकेट पहली बार जितना दूर गिरे हैं ना अब की बार इजराइल के अंदर, इतना पहले कभी भी दूर नहीं गए। विच शोज दे हैव गॉट फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नाउ, ये जो एंटी इजराइल ग्रुप्स हैं फ़लस्तीन के अंदर। और सबसे अहम बात यह कि आयरन डोम जो इजराइल का है उनके अंदर ये रॉकेट पेनिट्रेट करने में कामयाब हुए। तो ईरान की ताकत आप देखें कि ओवर द ईयर्स मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी है। जो कुछ भी ट्रंप ने पहले किया और अब जो बाइडेन कर रहा है, इससे ईरान की ताकत वहां पर बड़ी है। यूएस फैक्टर की वजह से ईरान जो है ये एंटी यूएस कुव्वतें यानी रशिया और चाइना के मजीद करीब हो चुका है और फाइनेंशियली भी वो बड़े बड़े एग्रीमेंट्स अब करने लगा है इन मुल्कों के साथ। हाल ही में आपने देखा कि 400 अरब डॉलर्स का मुआहदा चाइना के साथ उन्होंने किया, जो कि अभी गुज़िश्ता महीने 1 जनवरी से इम्प्लीमेंटेशन उस पर शुरू हो चुकी है। तो यूक्रेन में अमेरिका और रशिया के आमने सामने आने से मिडल ईस्ट के अंदर भी उनकी जो प्रॉक्सीज हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान भी मैदान सजने की संभावनाएं पैदा हो चुकी हैं, जहां पर इजराइल जो है ये रूस की मौजूदगी की वजह से खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहा है, घिरा हुआ महसूस कर रहा है। इजराइल के टॉप न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है हार्ट्स। इन्होंने लिखा है इस पे कि फॉर रशिया एंड ईरान द यूक्रेन क्राइसिस इज ऑलरेडी अ सक्सेस, फॉर इजराइल इट्स अ बैड न्यूज़। इट्स अ बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ क्यों है? वो कह रहे हैं कि हम रूस और अमेरिका के बीच फंस चुके हैं। इजराइल जो है या रशियंस और अमेरिकन के बीच फंस चुका है और फिर इसका असर वो कह रहे हैं कि हमारी जो चीन और मिडल ईस्ट वाले जो पॉलिसी है और वो जो मामलात हैं मिडल ईस्ट वाले और चाइना वाले उस पर भी पड़ने लगा है। अच्छा, आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर रूस ने अमेरिका को धपड़दूस किया, उसके बाद उसी कजाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने अटैम्प्ट की अभी हाल ही में रूस और चीन को एंगेज रखने के लिए, वहाँ सरकार गिराने की कोशिश हुई, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश हुई, कुछ भी नहीं हुआ। विद इन फ्यू डेज़ वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो गई और वो अमेरिका की अटैम्प्ट नाकाम हो गई। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुतिन दुनिया के अंदर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में है, वो सीरियस अटैम्प्ट्स कर रहा है। ऑफ कोर्स चाइना की मदद से वो ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इजराइल वाले रीजन में रूस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इजराइल पे नहीं है। इजराइल रूस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, ईरान है। ये बात है असल में। इजराइल जो है वो अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, ईरान के इंटरेस्ट अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है वहाँ पर, और यही चीज़ रूसियों के अंदर भी है, वो भी अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। और ये फैक्टर फिर इजराइल की नींदें हराम कर रहा है कि हम तो अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, लेकिन ये क्या हो गया है हमारे इर्द गिर्द, इट्स ऑल रशिया नाउ। जिधर देखें तो रशिया नज़र आता है। अब या तो इजराइल अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकले और आ जाए इसी ग्रुप के अंदर, रशियन ग्रुप के अंदर, लेकिन इसके लिए उसको फिर यरूशलेम की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। वापस जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के तेल अवीव के अंदर अपना कैपिटल बनाना पड़ेगा, 2 स्टेट सोल्यूशंस को मानना पड़ेगा, फ़लस्तीन को खुद मुख्तियार आज़ाद रियासत तस्लीम करना पड़ेगा जिसका कैपिटल यरूशलेम होगा, क्योंकि ये जो रूस और चाइनीज़ ग्रुप है ना, ये भी 2 स्टेट सोल्यूशन का हामी है असल में।
या तो इसराइल ये करे या फिर आगे चल के मुकाबले के लिए तैयार हो जाए अपने शहरों के अंदर, बाहर से नहीं, अंदर ही इसको एंगेज किया जाएगा। क्योंकि ना सिर्फ ईरान बल्कि ये जो नए नए अरब दोस्त बनाए हैं ना इसराइल ने अमेरिका के आशीर्वाद से, इन समेत कई बड़े जीसीसी के मुल्क और मिस्र वगैरह ये चाइना के करीब होते हुए यूं भी नजर आ रहे हैं कि अमेरिका और उसका पूरा टब्बर जो है, इन्होंने अभी हाल ही में बीजिंग ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बायकॉट किया, लेकिन उसके बावजूद ये सारे अरब ममालिक इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद है, उन्होंने बायकॉट नहीं किया। और उन्होंने बायकॉट ना करके ये साबित कर दिया है कि चाइना के लिए ये मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे मुल्क चाइनीज़ को, रशियंस को भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए समझते हैं, अमेरिका से ज़्यादा। तो अगर इसराइल के इर्द गिर्द के मुल्कों पे अमेरिका का असर इसी तरह ख़त्म होने लगे तो इसराइल का क्या होगा फिर? ये एक ख़तरनाक सूरत हाल इसराइल के लिए पैदा होती जा रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में ये एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है यूक्रेन के अंदर जो कुछ भी हुआ है। गेम सारी ये है कि अमेरिका की हेजेमनी को ख़त्म करना है, रशियंस ने और चाइनीज़ ने, उनकी अमेरिकन को डाउन करना है उन्होंने, और जो मुल्क अमेरिका के साथ रहा वो धपड़दूस हो जाना है। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस न्यू कोल्ड वार। जो मुल्क अमेरिका के साथ रहा उसने अमेरिका के साथ धपड़दूस होना है, और इसराइल जो है ना वो अमेरिका के साथ है। असल इशू ये है, और वो अमेरिका को छोड़े तो छोड़े कैसे? मसला ये है कि वो तो सांस भी वाशिंगटन से पूछ के लेते हैं, और अगर वो रशिया और चाइना के कैंप में आना चाहें भी ना, तो ईरान और पाकिस्तान समेत कई मुल्क ऐसे हैं जो कि यरूशलेम का इशू हल करना चाहते हैं, और ये रशिया और चाइना के बड़े करीबी इत्तेहादी मुल्क हैं। अगर रूस और चीन ये इशू हल किए बिना इसराइल को अपने ग्रुप में ऐड करता है तो इस ग्रुप में अंदरूनी कन्फ्लिक्ट सामने आएंगे, अंदरूनी कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे। ईरान और जो दीगर हार्डलाइनर मुस्लिम मुल्क हैं वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी वजह से फिर इस ग्रुप के अंदर अंदरूनी कन्फ्लिक्ट पैदा होगी, और इस कन्फ्लिक्ट को फिर अमेरिका एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसीलिए इसराइल का रशियन और चाइनीज़ ग्रुप के अंदर आने से पहले यरूशलेम का मसला हल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गम के काले बादल तल अवीव की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसराइल के अंदर जो अहले नज़र हैं, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसका इजहार अब वहाँ का मीडिया भी करने लगा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको हम ये भी बता दें कि चाइना के साथ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना इसराइल के, इस पे अमेरिका इतना ज़्यादा सेंसिटिव है और इसराइल इस पे इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो हर अपना प्रोजेक्ट पहले वाशिंगटन से अप्रूव करवाते हैं, फिर इसको ओके कर रहे हैं। मतलब ये बात आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये इसराइल के मीडिया के अंदर भी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि जो भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट वहाँ पर लग रहा है, चाहे हाइफा का बंदरगाह हो या जो भी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, चाइनीज़ की जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, पहले वो वाशिंगटन से अप्रूव हो रही है। इसराइल इतना ज़्यादा अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए इसराइल के लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन मरहला होगा। अगर वो स्विच करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर स्विच नहीं करता तो मिडल ईस्ट के अंदर इसका जो ग्रुप है, रशियन चाइनीज़ ग्रुप, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये लॉन्ग रन में फिर इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी बजा देता है।